बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत जो है अभी तक आइनी तरमीम के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है और जिस अंदाज़ में ये कोशिशें जारी हैं, हम ये कह सकते हैं कि आइंदा 2 हफ़्तों के अंदर और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले ये आइनी तरमीम जो हैं ये मंजूर हो ही जानी है। और इसमें इसके लिए बाकायदा जो है वो सिलसिला जो है वो चल रहा है। दूसरी जानिब जनाब, जो जजेस के दरमियान जो हमने पहले भी ख़बरें दी हैं अपने मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में कि जजेस के अंदर एक आपस की कोल्ड वार जो आज की सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिल रही है, ये इससे पहले माजी में कभी भी देखने को नहीं मिली। होते थे इख्तलाफात, होते थे जज साहिबान के इख्तलाफात बाहर भी आते थे, लेकिन जिस लेवल के, जिस इंटेंसिटी के इख्तलाफात हमें इस दौर में आज देखने को मिल रहे हैं जजेस के दरमियान, ये न सिर्फ अदलिया के लिए ख़तरनाक बात है, बल्कि ये एक तारीख़ में इसको जब रकम किया जाएगा तो ये एक इसे क्या कहा सकता है कि ये एक ब्लैक चैप्टर होगा अदलिया की तारीख़ में। एक तीसरा मामला जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा से फ्रंट फुट पे आ गया है और उन्होंने बड़ा एग्रेसिव जो है वो खेलना शुरू किया है। पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जी इनका नेक्सस है और ये उसकी वजह से पीटीआई मुखालिफ एजेंडा और पीटीआई को मखसूस नशस्तों के ना देने के मामले में इन इलेक्शन कमीशन का असल किरदार है। तो अभी वो फिर दोबारा फ्रंट फुट पे आया है, दरख्वास्तें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। यानी पहले तो हम उन्हें डरा रहे थे कि जी अदालत उन्हें डरा रही थी कि जी ये आपने जो मखसूस नशस्तों के केस पर अमल नहीं किया तो अब आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत, अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान जो हैं वो कटहरे में होंगे। लेकिन जनाब वो डरने की बजाय वो उनके कॉन्फिडेंस में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। और ये क्यों हुआ है ये हम जानेंगे जी अदील से। अदील, ऐसा ही है ना, वो आप तो कह रहे थे कि जनाब ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो जनाब इलेक्शन कमीशन गया वो तो जनाब और शेर हो गए। सर देखें, इसमें मैं तो सारा क्रेडिट दूंगा चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को। गो के आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है डोरें कहाँ से हिलती हैं, मगर जो कॉन्फिडेंस है ना वो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही मिला है। और उन 8 जजेस साहिबान को जिस तरह वो काउंटर कर रहे हैं, जिस तरह वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके अदालती फ़ैसलों की, उनका जो लीगल एक्वमेन है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस सब में मुझे नज़र यही आता है, क्योंकि हमने जो उनकी रिप्लाइज़ देखे हैं या उनके रिव्यूज़ को देखा है जो फ़ाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स, उनको पढ़कर कहीं ना कहीं झलक नज़र आती है 2 जजेस की उससे इख्तिलाफ़ी नोट की या जनाब काज़ी फ़ाइज़ साहब के उन 9 सवालात की जो उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे 8 जजेस साहिबान की जानिब से एक वजाहती आर्डर जारी करने के बाद। तो मैं ये समझ नहीं, तो वो वज़ाती आर्डर और वो 8 जजेस का फ़ैसला ये कोई मायने नहीं रखता उनके आगे, इलेक्शन कमीशन के आगे। सर देखें ना, वैसे तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आगे पार्लिमान फंक्शनल होने के बावजूद जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनका आना भी बड़ा माने रखता है, मगर इस टाइम पे वो भी माना नहीं रख रहा। इस टाइम पे भी माना ये रख रहा है कि उस ऑर्डिनेंस की मदद से उन्हें जस्टिस मुनीब अख्तर से जान छुड़ाना मिल गया, मौका मिल गया, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो कमेटी है वो तश्कील दे दी है दोबारा से। तो यहाँ पर भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं बदकिस्मती के साथ एक मुनसफ़ आला होने की हैसियत से नहीं, बल्कि वो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इसमें उनका अपना कोई इंटरेस्ट है, नज़र ऐसा आ रहा है। चाहे वो मखसूस नशस्तों का पहला फ़ैसला हो, उस मखसूस नशस्तों के फ़ैसले से पहले बेंच की तश्कील का मामला हो, आपको याद होगा कितने टची थे। उसके बाद जब फ़ैसला आ गया, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ गया, उसके अगेंस्ट रिव्यू लगाने में कितने टची थे। और फिर हमने देखा कि 63A का रिव्यू उन्होंने जिस तरीके से लगाया, पहले एक बेंच जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, उस बेंच को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके जस्टिस मंसूर और जस्टिस याह्या अफरीदी को निकाल बाहर कर दिया और ख़ुद उस बेंच की सरबराही कर ली। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि जो जजेस के इख्तिलाफ़ात थे वो अब महज इख्तिलाफ़ात नहीं रहे, वो इन फाइटिंग से कोल्ड वार से अब काफ़ी आगे की बात आ चुकी है। और आज मैं अभी बात कर रहा था, मेरे दोस्त हैं वो हंस रहे थे, कह रहे थे यार आज खामोशी क्यों है, हमें तो लग रहा था कि कुछ और आएगा। मैंने कहा वेट कर लें, आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो शायद मंडे को तो बहुत कुछ आ जाएगा। आपको अब मालूम है मंडे को 63A की जजमेंट जो है उसके अगेंस्ट भी रिव्यू फिक्स्ड है और जस्टिस मुनीब अख्तर काज लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना होगा कि ओपन कोर्ट में क्या जब समाअत होगी तो वो बैठकर उस मुकदमे पर समाअत करेंगे या फिर जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिवायत को बरकरार रखते हुए। मुझे बताइए, काज़ी साहब, ऐसा लग रहा है कि काज़ी साहब जो हैं वो डिटरमिन्ड हैं इस बात के लिए
कि उन्हें अगर यहाँ पर बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन नहीं मिली तो कम से कम यह है कि वो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है कि फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ़ जस्टिस, उसके लिए उनकी जो है ना वो पूरी तरह से मेरा ख़्याल है कि वो उसके ऊपर ही इज़ आइंग फॉर दैट। इज़ इट सो? सर, ही मे बी आइंग फॉर दैट बट सम अदर्स आर आल्सो आइंग फॉर दैट। अच्छा, नहीं लेकिन ये उन्हीं महफ़िल के- तो वो तो कहते हैं ना, सजना ये महफ़िल असन तेरे लिए सजाई है, तो ये सारी कोशिशें तो वो उनके लिए पर्सन स्पेसिफिक हैं। देखें, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी जो हैं उनको भी ऐन मौके पर डिच करा दिया जा सकता है। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मफादात अपने अपने हैं ना सर। अब काजी साहब के मफादात हुकूमत प्रोटेक्ट तो नहीं करेगी, हुकूमत उनके मफादात उस वक्त तक प्रोटेक्ट करेगी जब उनके प्रोटेक्ट हो रहे हैं। जब तक काजी साहब से उनको फ़ायदा मिल रहा है वो काजी साहब को दे देंगे एक्सटेंशन। अगर उन्हें लगता है कि काजी साहब से बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन है, कोई चौथे पाँचवें नंबर में भी बहुत से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो भी तो आ सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने जो कल भी मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने की कोशिश की है हुकूमती साइड पर, उनसे हमने कुछ समझने की कोशिश की है कि क्या कुछ हो रहा है, तो हमें तो ये दिलासा दिया गया है कि भाई बेहतर होगा। जो कुछ हो रहा है ये शायद ना हो। अच्छा, और ओके। जस्टिस मुनीर अगर मंसूर के हवाले से आदिल, बेहतर हमने पहले भी कई बार जो है ना ये बात की है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किसी भी मौके पर अभी तक खुलकर इस चीज़ का जो है ना वो इसको डिक्लाइन नहीं किया या इसकी तरदीद नहीं की कि नो, आई एम नॉट अ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस, या ये कि आई एम नॉट इन द रन ऑफ दैट रेस। तो ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं आया। मतलब वो एक कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दें भाई, यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर जो है वो एक फोकस ऑफ अटेंशन बना हुआ है, सारे वहाँ पर आ रहे हैं, ज़ियारतें कर रहे हैं, और वो हो रहा है कि जी इनको रखें ना रखें, मुखालफतें सामने आ रही हैं। तो काजी साहब की तरफ से एक बार भी जो है ना वो उन्होंने और हर तरह की बातें कर ली हैं, लेकिन इस बात के ऊपर जो है ना उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भाई ये बंद करें ये कंट्रोवर्सी, मैं आई एम नॉट इन दैट रेस। सर, वो करेंगे तो देखें ना कैसे करेंगे। बात यह है कि वो हमने तो उनसे सवाल पूछे हैं, उनके सामने सवाल पूछे हैं, उन्होंने हमेशा इस सवाल को आप एक तरह से डॉज ही किया है। और वो ये तो ज़रूर कहते हैं कि मैं एक्सटेंशन के हक़ में नहीं हूँ, मगर फिर साथ ये नहीं बताते कि भाई अगर आपको फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ़ जस्टिस लगा दिया जाए तो क्या आप जाएंगे या नहीं उधर। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं ना जहाँ से लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, बिल्कुल जी। अदील ने ये जो बात की है ना कि दाल में काला है, दाल में बिल्कुल काला है, और चीफ़ जस्टिस साहब के लिए ही ये सारी जो है वो तगोदौ जो हो रही है, जो कि हुकूमत की जानिब से की जा रही है। और जो बोन ऑफ कंटेंशन है जिसे हम कहते हैं ना कि जी असल जो झगड़ा है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो भी काजी साहब की ही अपॉइंटमेंट है। तो लेट अस सी कि जी ये होता है या नहीं होता, क्योंकि अभी तक जितनी भी ये कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो आईनी तरमीम की सूरत में हो, या मुज़ाकरात हो, मीटिंग्स हो, इन तमाम का जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है। अब सूरत हाल किस रुख में बदलेगी और क्या रुख इख्तियार करेगी, ये फिर वक्त ही बताएगा।